गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं जीएसटी, चैप्टर चल रहा है हमारा आईटीसी। जीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स तो मिनिमम है, 10 मार्क्स तक भी इसमें आ सकता है। मतलब 20% पोर्शन ये अवेल करता है। 15 चैप्टर में से एक चैप्टर में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपन। क्वेश्चन चैप्टर बड़ा भी है। अच्छा, इसमें अपन ने पेज नंबर 122 पे एक पॉइंट डिस्कस करना रह गया। हमने ये पढ़ा था कि जो चीजें आप सैंपल के रूप में या गिफ्ट के रूप में दे देते हो तो वो आपने फ्री में दे दिए ना, उन चीजों पे आपने टैक्स कलेक्ट किया ही नहीं, तो उन चीजों का आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। ये बात अपन कर चुके हैं कि इनपुट उसी चीजों पे मिलेगा जिसको आप आगे फर्दर सप्लाई करके आउटपुट कलेक्ट करके सरकार को कुछ पैसा क्या करके दे रहे हो, कमा के दे रहे हो। जो चीजें आपने फोकट में दे दी, डिस्ट्रॉय कर दी, या फिर आप चोरी हो गई या आग लग गई, तो उन चीजों पे आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जिसकी अपन अकाउंटिंग में भी एंट्री सीख के आए थे, लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। इनपुट क्रेडिट करते थे, क्यों? क्योंकि इनपुट हमें क्या करना है, कम करना है। वही वाली बात है। लेकिन अब इसमें ये बात बोल रहा है कि मान लो आप जो चीज सैंपल के रूप में या गिफ्ट के रूप में दे रहे हो वो अगर शेड्यूल 1 में कवर्ड हो तो पहले तो बताओ शेड्यूल 1 क्या होता है? हाँ, कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन नहीं है तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। मतलब आपने रिलेटेड पर्सन को क्या दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई चीज रिलेटेड पर्सन को दे दी, डिस्टिंक्ट पर्सन को दे दी, तो उसको तो तुम सप्लाई मान रहे हो ना। उसके तो वैल्यूएशन रूल्स में जाके वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो फिर उस पर तो आईटीसी लेने दो मुझे। उस पर तो तुम मुझसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो, तो उस पर तो आईटीसी मिलेगा मुझे। ठीक है, तो आप पढ़ो। However, where the activity of distribution of goods or free samples fall within the scope of supply on account of provision containing Schedule 1, अंडरलाइन लिखो, अंडरलाइन करके शेड्यूल 1 के अंडरलाइन करके नीचे लिखो एरो करके, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 का मतलब क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। Then the supplier would be eligible to avail ITC। आगे बात समझ में? हाँ, ओके। अब अपन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 123 पे, मिड में से आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। बहुत टेक्निकल है, ढंग से सुनना। हाँ, तो ये तो कंसिडरेशन का एक्सेप्शन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो होना ही चाहिए। वो नहीं हुआ तो सप्लाई भी नहीं है। ठीक है, और जो चीज आप खरीद के लाए जिसपे आप आईटीसी क्लेम कर लिया, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा तो ही तो आईटीसी क्लेम किया। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था तो आईटीसी भी क्लेम नहीं करना था आपको। ठीक है, आईटीसी रिवर्सल व्हेन द रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन ड्रग्स आर ट्रीटेड एज फ्रेश सप्लाई। सर्कुलर नंबर 7246 2018 नॉट इंपॉर्टेंट, याद मत रखना। GST dated 26 October 2018 has clarified that dealer can return the time expired goods in following ways: by treating the same as fresh supply or by issuing credit note covered in chapter 10। credit note बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो पहले तो आपको ये दो बात समझ में आनी चाहिए। मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मेरी दवाइयाँ बेचता हूँ किसको, केमिस्ट को, जो रिटेलर है दवाइयों का। उसने मुझसे 1 लाख रुपए की दवाइयाँ खरीदी। अब हमारे बीच में एग्रीमेंट था कि सर अगर आपकी दवाइयाँ मुझसे बिकी नहीं, मेरे काउंटर पे बिकी नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें वापस लेनी पड़ेगी। मेरा टेंशन मतलब, जो भी दवाइयाँ तेरे यहाँ पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी वो मैं वापस ले लूंगा। ठीक है भाई। अब 10,000 की दवाइयाँ बच गई, तो इसने मुझे 10,000 की दवाइयाँ क्या कर दी, वापस कर दी। एक तरीके से सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो इसके दो केस होते हैं। अब पहले आप अमाउंट वाइज समझना, फिर आगे जितने भी सवाल पूछने हो पूछ लेना, सवाल मन में नहीं रखना। आप जब तक ये इनपुट आउटपुट परचेज सेल इन चीजों में क्लियर नहीं होंगे ना, तो जीएसटी का प्रोविजन समझ में आएगा ही नहीं। समझना कि एक बंदा है मैन्युफैक्चरर मेडिसिन का, जिसको हम कहेंगे सप्लायर। इसने माल बेचा है केमिस्ट को, जिसको हम कहेंगे रिसिपिएंट। कितने का माल बेचा है, 1 लाख का माल बेचा है।
1 लाख के ऊपर उसने 18% जीएसटी के हिसाब से 18,000 ले लिए, माल कितने का हो गया? 1,18,000 का। अब इस ये जो 18,000 है, इसने तो माल बेचा है, इसके लिए 18,000 क्या है? आउटपुट। इसके लिए क्या है? ये इनपुट। अब आफ्टर सम टाइम ये बंदा यूं कह रहा है केमिस्ट कि यार मेरे पास आपके 10,000 की मेडिसिन क्या है? अनसोल्ड पड़ी हुई है, जो एक्सपायर हो चुकी है, तो वो मुझे आपको क्या करनी है? रिटर्न करनी है। तो ये जो 10,000 की एक्सपायर्ड मेडिसिन है, इसमें से 1 लाख का 10,000 मतलब 10%, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन मैं आपको क्या कर रहा हूं? रिटर्न कर रहा हूं। तो अब इस रिटर्न के ऊपर टैक्स का गवर्नेंस कैसे होगा समझना। दो तरीके से। पहला, या तो ये भाई साहब क्या इशू कर दें? क्रेडिट नोट इशू कर दें। क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो क्रेडिट नोट सेल का क्या होता है? रिवर्सल होता है। क्रेडिट नोट सेल का क्या होता है? रिवर्सल होता है। तो भाई 10,000 और उस पे 18% मतलब 1800, टोटल 11,800 का माल आपने क्या कर दिया? मुझे वापस कर दिया। डन। तो अब ये जो 1800 है, ये तेरा इनपुट क्या हो जाएगा? रिवर्सल हो जाएगा। ये जो 1800 है, ये क्या माना जाएगा तुम्हारा क्रेडिट नोट के केस में? इनपुट रिवर्सल। ठीक है। और इधर भी क्या माना जाएगा? 1800 आउटपुट रिवर्सल। इसका मतलब तेरे 18,000 के आउटपुट में से 1800 का आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वहां पे भी वाइस वर्सा, इनपुट में से इनपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये कह रहे हैं, अरे भाई ये क्रेडिट नोट के झंझट में क्यों पड़ रहा है यार? ये क्रेडिट नोट एक ऐसा टर्म है जो हर कोई रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करता। ये तो आप लोगों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है तो आप समझते हो, आप घबराओगे नहीं क्रेडिट नोट से। लेकिन नॉर्मल व्यापारी को अगर आप कहोगे क्रेडिट नोट बना दो, तो बोलेगा है ये क्या होता है? उसको बोलोगे इनवॉइस बना दो, तो वो समझता है कि आप बिल बना रहे हो, कह रहे हैं। बोला क्रेडिट नोट बना दो, ये क्या होता है? उसने क्रेडिट नोट की डायरी थोड़ी छपवा रखी है, तो बिल बुक की डायरी छपवा रखी है, तो वो क्रेडिट नोट में समझता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे अपन सर? दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में क्या होगा कि आप एक फ्रेश इनवॉइस इशू कर दो। क्या मानते हुए कि आपने ये 10,000 के गुड्स इनको क्या कर दिए? सप्लाई कर दिए। ठीक है। पहले आपने 1 लाख के गुड्स खरीदे थे, अब आपने उसमें से 10,000 के गुड्स इनको बेच दिए। तो अब आप इस 10,000 रुपए पे 1,800 रुपए इनसे चार्ज करोगे एज अ आउटपुट। और कितने लोगे? 11,800 लोगे। तो अब ये 1,800 आपके लिए क्या बन गया? आउटपुट। और ये 1,800 इसके लिए क्या बन गया? इनपुट। इम्पैक्ट तो वही होगा कि एक 18,000 के आउटपुट में से 1800 का इनपुट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वहां इनपुट में से इनपुट ही माइनस हो रहा था, आउटपुट में सॉरी आउटपुट में से आउटपुट ही माइनस हो रहा था, या आउटपुट में से क्या माइनस हो रहा है? इनपुट माइनस हो रहा है। बात तो वही है कि नहीं है? यहाँ पे इनपुट में से इनपुट क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था। यहाँ इनपुट में से अब क्या माइनस होगा? आउटपुट माइनस होगा। दोनों की लायबिलिटी समझो ना। केस वन, अगर मैं क्रेडिट नोट कहता हूं, तो क्रेडिट नोट में तो क्या होगा बेटा? ये तेरा इनपुट और ये तेरा आउटपुट। क्रेडिट नोट में तो दोनों खेल किसका है? इनपुट का। कि तेरे 18,000 के इनपुट में से 1,800 का इनपुट क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो नेट कितना मिला? 16,200 मिला कि नहीं मिला? ठीक है। दूसरा सेकंड केस, कि अगर तू क्या लेगा? फ्रेश इनवॉइस लेगा। फ्रेश इनवॉइस कौन इशू करेगा? ये केमिस्ट इशू करेगा उसको। तो बाबू तेरे को इनपुट तो कितना मिला? 18,000 का। अब क्रेडिट नोट तो है नहीं कि इनपुट रिवर्स हो जाएगा, तू तो फ्रेश इनवॉइस इशू कर रहा है। तो तेरा आउटपुट कितना हो जाएगा? 1800 का। नेट इम्पैक्ट क्या बचा? कि तेरे पास 16,200 का क्या बचा हुआ है? इनपुट बचा हुआ है। बात तो वही पड़ी, पड़ी कि नहीं पड़ी? कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, बात वही है। रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखूं क्या? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखूं क्या? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? क्रेडिट नोट तो इशू करेगा, तो आउटपुट में से आउटपुट कम हो जाएगा, जैसे उसके इनपुट में से इनपुट कम हो रहा है, तेरे आउटपुट में से आउटपुट कम हो जाएगा। फर्स्ट, क्रेडिट नोट। तो बेटा ये तो तेरा आउटपुट था,
इनपुट तेरा जो भी हो मतलब नहीं है। 18,000 में से 1800 का आउटपुट क्या हो गया तेरा, रिवर्स। तेरा आउटपुट कितना बचा, 16,200। ये तेरा आउटपुट, वो उसका इनपुट। ठीक है। अगर मान लो वो बंदा तेरे को फ्रेश इनवॉइस इशू करता है, फ्रेश इनवॉइस के केस में तेरे आउटपुट में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, है ना। पर उसने तुझे परचेस, उसने तुझे सेल किया है, तो तेरे लिए क्या आ जाएगा ये इनपुट, वो कितना हो जाएगा 1800। तो तेरी लाइबिलिटी तो वापस वही हुई 17,200, सॉरी 16,200। क्लियर है, सबको समझ में आया? ओके, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब पढ़ते हैं। आउटपुट उसने पे किया होगा, वो कुछ गवर्नमेंट के से ऑफिस करेंगे, इसने तो वो पे कर दिया होगा। हाँ सर, इसने तो पे कर दिया होगा, ये तो थोड़ा टाइम बाद वाली बात है। हेलो, हाँ हाँ। अब देखो, ये समझाने के लिए ऐसा समझाया जाता है, पर रियलिटी ये थोड़ी है। उसका जो आउटपुट था वो तो तब था जब उसने बेचा था, और ये जो रिवर्सल है ना, ये तो जब होगा जब वो मेडिसिन क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो क्या हुआ, जो उस टाइम का जो आउटपुट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। इम्पैक्ट तो वही होगा, तूने धंधा करना बंद थोड़ी कर दिया है यार। एक्सपायरी वाले मंथ में तेरा 20,000 का आउटपुट था, तो उसमें से 1800 रुपये माइनस हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी कि भैया ये इनपुट तो तुझे तब मिल गया था जब तूने खरीदी थी, 6 महीने की एक्सपायरी थी, तो 6 महीने बाद रिवर्सल आया। हाँ, तो 6 महीने बाद वाले महीने का जो एक्चुअल इनपुट होगा उसमें से 1800 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ा, समझे कि नहीं? क्रेडिट नोट तो जिस महीने में बना उस महीने के इनपुट में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, बस। 3B में करेंगे ना, अगर 1 में भी करेंगे, 3B में भी करेंगे। क्रेडिट नोट भी 1 में इशू करेंगे अपन। क्रेडिट नोट सप्लाई ही तो बता रहा है, मैंने सप्लाई किया इनवॉइस, सप्लाई कम कर रहा हूं तो क्रेडिट नोट, तो जीएसटीआर 1 में शो करूंगा। मतलब ये बंदा जब क्रेडिट नोट इशू करेगा अपने जीएसटीआर 1 में शो करेगा, इसको जीएसटीआर 2B में शो हो जाएगा। 2B में शो हो जाएगा तो इसका इनपुट अपने आप ही 3B में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B कोई सिंगल पेज का थोड़ी होता है, पूरा पुलिंदा होता है कि इतने तो इनवॉइसेस आए, इतने क्रेडिट नोट आए, इतने डेबिट नोट आए, सब चीज आती है उसमें। हाँ, क्रेडिट नोट भी फाइल करते हैं, डेबिट नोट भी फाइल करते हैं। ठीक है, चलो अभी तो और भी आगे सुनो तो सही। ये तो मैंने इसलिए समझाया कि आगे वाली पॉइंट सब समझ में आ जाए। By treating as a fresh supply, value of such return, the value of the said goods as shown in the invoice when the goods were supplied earlier, recipient of such return supply shall be eligible to avail ITC। ठीक है, ये आपका आउटपुट और वो उसके लिए इनपुट। 1800 रुपये तुम्हारे लिए आउटपुट, उसके लिए 1800 रुपये इनपुट। Composition taxpayer issue a bill of supply and pay tax at the rate applicable, ITC shall not be available to the recipient of return supply। अगर मान लो ये वाला बंदा कौन हो, कंपोजिशन वाला हो, तो हाँ मान दे, तो हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो फ्रेश सप्लाई मान, तू 1% से टैक्स देगा और इसको इनपुट नहीं मिलेगा, जो कंपोजिशन का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, हाँ नुकसान है तुम्हारा, नुकसान है इसका, इसका आउटपुट क्या नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इससे अच्छा क्या इशू करना बेटा, क्रेडिट नोट इशू करना। कंपोजिशन वाले के साथ फ्रेश सप्लाई इशू मत करवा देना, उसको 1% जीएसटी भी देना पड़ जाएगा और तेरे को आउटपुट इनपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या इशू करना, क्रेडिट नोट ही इशू करना। ठीक है, चलो। Unregistered person issue any commercial document without charging any tax on the same। जो प्रॉब्लम कंपोजिशन डीलर के साथ है वही किसके साथ है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ भी। ये कौन सा टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, ये कौन सा 1800 रुपये चार्ज कर लेगा, तो तेरी कौन सी इनपुट आउटपुट की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसके साथ भी नहीं, इन दोनों के साथ तो क्या इशू करना, क्रेडिट नोट ही इशू करना। ठीक है, ओके। नाउ where the good return are destroyed by the manufacturer। अब ये स्टार मार्क कर दो इस वाले पे। Where the goods returned are destroyed by the manufacturer, he she is required to reverse the ITC availed on the return supply in terms of section 17(5)(h। कि भाई
जो एक्सपायर्ड चीजें तेरे पास आई, जिसके ऊपर तूने 1800 का इनपुट क्लेम कर लिया, ये तू वापस से रीसप्लाई कर रहा है कुछ ट्रीटमेंट करके, या फिर तू इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अगर मेडिसिन ऐसी है कि रीसप्लाई करी जा सकती है ट्रीटमेंट करके, उनको वापस से यूजेबल बनाया जा सकता है, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तू तो इनको डिस्पोज कर रहा है। मैक्सिमम मेडिसिन क्या हो जाती है, डिस्पोज कर दी जाती है कि काम की नहीं है, अब क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सब एक्सपायर हो गया उसका। तो अगर तू इनको डिस्पोज कर रहा है तो तू क्लेम तो कर ले, डिस्पोज कर रहा है तो तुझे वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा जब तू डिस्पोज करेगा तब। तो इनके डिस्पोजल का एक तरीका बता दूं मैं, कि ये डिस्पोजल एक साथ नहीं होता, इनके डिस्पोजल में भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऐसे ही डंप नहीं कर सकते, रिएक्शंस हो जाते हैं नहीं तो इनको कुछ ना कुछ करके, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करके इनको क्या करना होता है, डिस्पोज करना होता है। तो ये जितनी भी एक्सपायर्ड चीजें हैं ना, ये पहले इकट्ठी करते हैं, फिर एक साथ क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। तो जब आपके पास एक्सपायर्ड चीजें आई, तब आप इनपुट क्लेम कर लो। अब वो पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, इकट्ठी हो गई, अब आप उनको क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। तो जब डिस्पोज कर रहे हो, तो वो जो इनपुट आपने पहले क्लेम किया था 1800 का, वो वापस से जिस महीने में डिस्पोज कर रहे हो, उस महीने में क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। स्टार मार्क कर लो इस बात को, और कहानी कोई लिखनी हो तो लिख दो आप। जो अभी आपने सुनी, आपको लगता है कि ये लाइन पढ़ के मुझे बाद में समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख दो कि जब हम डिस्पोज करेंगे तब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फ्रेश सप्लाई लिख देना, इन केस ऑफ फ्रेश सप्लाई। फिर बेटा नीचे वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लो, आपको समझने में आसानी रहेगी। विच आईटीसी टू बी रिवर्स, कौन सा वाला आईटीसी रिवर्स करना है, कि जो रिटर्न आए गुड्स, उस टाइम पे जो 1800 रुपए का इनपुट क्लेम किया ना, वो रिवर्स करना है। नहीं नहीं सर, ये गुड्स तो मैंने बनाया ही कितने में था, ये गुड्स में जब मैंने बनाया, इसको बनाने में जो खर्चा हुआ, वो तो मान लो 1000 रुपए का ही हुआ था, तो 1000 रुपए का आईटीसी रिवर्स करूंगी, किसका रिवर्स करूँ, कि नहीं, 1000 वाला आईटीसी नहीं, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट वाला आईटीसी नहीं। कौन सा वाला, कि जब ये वापस आए तेरे पास, तब तूने जो आईटीसी क्लेम किया, वो वाला आईटीसी। डिफिकल्ट चीज है ये, फ्रेश सप्लाई के केस में ही ये चीज एप्लीकेबल होगी। फ्रेश सप्लाई के केस में क्या हुआ कि, अब मैं पूरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि जो 10,000 के मेडिसिन रिटर्न आए, उसकी ही बात करो। ये मेडिसिन वालों के है ना, भयंकर प्रॉफिट मार्जिन होता है, भयंकर प्रॉफिट मार्जिन। इनकी सप्लाई चेन में ही इतना प्रॉफिट मार्जिन होता है, मैन्युफैक्चरर की तो क्या बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो 10,000 की मेडिसिन वापस आई, इसके लिए इसकी मटेरियल कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट जो कहें अपन, इसके लिए इसकी कॉस्ट उस मैन्युफैक्चरर की कितनी थी, 5,000। ये जो मटेरियल वगैरह खरीद के लाया ना, कितनी थी, 5,000। तो 5,000 पे इनपुट इसने क्लेम किया हो। अब मान लो ये माल बिकता ही नहीं, रिवर्सल होता ही नहीं, और ये इस 5,000 की मेडिसिन को खुद से ही क्या कर देता, डिस्पोज कर देता, तो आईटीसी कौन सा रिवर्स करना था इसको, 5,000 का 900 रुपए का आईटीसी रिवर्स करना था कि नहीं करना था। हाँ, तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर, वो जो माल में डिस्पोज कर रहा हूं, उस पर मैंने आईटीसी कितना क्लेम किया था शुरू में, 900 रुपए, तो 900 रुपए ही क्या करना है, मुझे राइट ऑफ करना है ना। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये माल तेरा बिका और वापस आया, तो कितना इनपुट तूने क्लेम किया, 1800 क्लेम किया ना, जितना तूने रिवर्सल के टाइम पे इनपुट क्लेम किया, वो रिवर्स करना है। कॉस्ट जो तेरी थी, उसका इनपुट रिवर्स नहीं करना। समझ में आया, पढ़ो अब लाइन, समझ में आएगी। ना समझ में आया तो जितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना के पूछ सकते हो, पूछ लेना, और लिख भी लेना ये 5,000 वाली बात, अगर आप भूल जाओगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कि मैं समझाता हूँ, समझ में आती है, फिर बाद में वापस पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है। सेल्स प्राइस पे जो आईटीसी तुमने क्लेम किया, वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, वही रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसे तो ये अगर बोले कि जो आउटपुट इसने पहले पे किया था, पैशन और उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो इसने पे कर दिया ना, आउटपुट तो कलेक्ट किया। हाँ, तो वाला भी नुकसान तो होगी क्या नहीं।
होएगा ही सही ना नुकसान। आपने, हाँ होगा नुकसान। आप सोच समझ के लो, आप क्रेडिट नोट के थ्रू लो। किसके थ्रू लो? क्रेडिट नोट के थ्रू लो। क्रेडिट नोट के थ्रू नहीं ले रहे हो तो चीजें वैसे ही क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जो कैश अप्लाई है ये सिर्फ मेडिसिन की केस में हो सकता सब में हो सकता है, है। सब में हो सकता है। मेडिसिन का तो क्लैरिफिकेशन आ गया है, बाकी सबके केस में ये होता है। क्रेडिट नोट बनाने से बहुत सारे व्यापारी कतराते हैं, क्योंकि उनके पास क्रेडिट नोट बनाने की कोई वो क्या बोलते हैं फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं होती। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते, बिल बुक होती है, तो कहते हैं भैया आप तो फ्रेश सप्लाई मान, ठीक है। सप्लाई में इनपुट का विषय जब उसमें जो The clarification may also applicable to return of goods for reason other than being time expired. बाकी की जो रिटर्न है उसमें भी यही चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो। सप्लाई में जैसे जो इनपुट अभी उसको मिला है उससे ज्यादा अगर तो उससे कम का आउटपुट उसमें पे किया होगा। उससे कम का आउटपुट क्यों पे किया होगा? आउटपुट तो पूरा ही पे किया होगा ना उससे कलेक्ट करके, उतने पे ही तो रिवर्सल ये फ्रेश इनवॉइस बनाएगा जितने के में परचेस किया है। कमा थोड़ी सकता है उस चीज पे। ज्यादा पे इनवॉइस बनाएगा तो कमाने लग गया है, तो कि 10,000 की चीज खरीदी, बिकी ही नहीं, 11,000 का इनवॉइस बना के मैन्युफैक्चरर को दे देगा क्या? कैसे पॉसिबल है? ठीक है। जो पॉइंट टाइम एक्सपायर्ड मतलब कि खाने पीने की चीजों में जो सब पे सब पे सब पे अप्लाई हो गई। टाइम एक्सपायर्ड नहीं है सर, टाइम एक्सपायर्ड नहीं था, गुड्स ही डिफेक्टिव थे, तो भी तो होगा ना, यही बात कर। नाउ क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यार ये है ना, ये चीज शायद अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। तो इसको पढ़ते तो हैं अपन, क्योंकि मैं भी शायद ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की बुक में इसको ढूंढा था, मिला नहीं था। बना हुआ तो ये भी बुक से ही है, पर लास्ट ईयर की बुक में मुझे नहीं मिला। तो ये कौन सा वाला है? वो बैंकिंग कंपनी को 50% का ऑप्शन मिलता है ना, वो वाला है कि तुम चाहो तो एक्चुअल कंपेयर कर लो, एक्चुअल को फिर वो आप चेक कर लो कितना टैक्सेबल कितना नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल वाला इनपुट ले लो। पर बैंकिंग कंपनी अगर ये छांटने लग जाए तो बहुत मुसीबत हो जाती है यार, कि कौन सा टैक्सेबल में कौन। तो अगर ऑप्शन मिल रहा है 50% का तो 50% ले लेगी, और डिस्टिंक्ट पर्सन का तो कितना लेगी? 100% ही लेगी। ये पढ़ लिया अपन ने, वही बात रूल में समझा रखी है। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(4) एंड सेक्शन 17(2), the said company or institution shall not avail credit if tax on input or input services used for non-business purpose, credit of supplies of section 17(5) in form GSTR 2, कि जो आपने नॉन बिजनेस पर्पस में यूज किया है उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा, जो आपने 17(5) वाली चीजें खरीदी है उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या नई बात है, ठीक है। आईटीसी, आईटीसी कितना मिलेगा आपको? कि टोटल आईटीसी माइनस नॉन बिजनेस माइनस 17(5), फॉर्मूला लिख रखा है एक तरीके से। नाउ बी पॉइंट, सेट कंपनी और इंस्टीट्यूट अवेल आईटीसी एज पर सेकंड प्रोविजन ऑफ 17(4) एंड नॉट कवर्ड इन क्लॉज ए ऑफ रूल। जो ऊपर कवर्ड नहीं है, जो ऊपर अभी मतलब नॉन बिजनेस नहीं है या फिर 17(5) में नहीं है, उसका आईटीसी तो आप क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। कितना? 50% ऑफ द रिमेनिंग इनपुट टैक्स। आईटीसी शैल बी एडमिसिबल टू कंपनी इन फॉर्म जीएसटीआर 2। टू अलग हो, 2A 2B होना चाहिए यहाँ पे। हाँ 2A और 2B बोल। कौन सी चीज? 50%? 50% थोड़ी ऑटो पॉपुलेट होगा, पॉपुलेट तो पूरा ही होगा। तुम्हें कितना लेना है? 50% लेना है। 2B में जो शो हो रहा है उसको तुम 3B के थ्रू क्लेम करोगे ना, तो 2B में अगर 1 लाख शो हो रहा है तो तुम्हें क्लेम कितना करना है? 50,000। अब 2B में अगर 1 लाख रुपए शो हो रहा है, उसमें तुम कह रहे हो 10,000 तो नॉन बिजनेस वाला है, हटाओ 10,000 17(5) वाला है, हटाओ, कितना बचा? 80,000। 80,000 में से तुम कितना लोगे? 50%, 40,000। तो तुम 3B में क्लेम कितना करोगे? 40,000 ही क्लेम करोगे, ठीक है। ओके। Amount referred in clause B and C, subject to section 41, 42, 43, be credited to electronic credit ledger of said company or institution। ठीक है, बेकार लल्लू पॉइंट है यार, इसमें कुछ भी नया नहीं सीखा आपने, इसीलिए हटा दिया वो इसको। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, बहुत ही यूनिक केस है ये, शानदार,
कि कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जो रजिस्टर्ड डीलर की लाइफ में एक बार आते हैं, ठीक है, या किसी किसी की लाइफ में तो आते ही नहीं, आते हैं तो जिंदगी में एक बार ऐसे केसेस आते हैं। वो कौन से? कि भाई साहब अब देखो बहुत सिंपल वाली चीज है कि भाई साहब मैं तो पहले रजिस्टर्ड ही नहीं था, बिजनेस करना था बढ़िया, क्योंकि मेरी टर्नओवर जो है वो 40 लाख से क्या है कम है, तो टर्नओवर की लिमिट ही मेरी पार नहीं हुई तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूंगा। फिर ये तो इतने सालों से धंधा कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए, अब इस साल साला टर्नओवर बढ़ गया, बिजनेस धीरे धीरे क्या होता है ग्रो होता है ना, तो इस साल मेरा टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस कर गया। तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जिस दिन तुम्हारा 40 लाख को क्रॉस कर गया उस दिन से तुम क्या हो, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। हाथ तो हाथ अप्लाई करो, विद इन 30 डेज अप्लाई कर दो, रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब तो हम है ना इतने टेक्निकल बातों में तो नहीं चलते, हम तो ये बात करते हैं कि ये जो मेरा ईयर था इसमें मैं पहले तो रजिस्टर्ड नहीं था, पर अब मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैंने रजिस्ट्रेशन ले भी लिया। तो सोचो जरा कि इससे पहले जो मैं चीजें खरीद रहा था उस पर तो मैं इनपुट ले ही नहीं रहा था, टैक्स तो पे कर रहा था, लाख रुपए का माल 1,18,000 में खरीद के ला रहा था, तो मैं रजिस्टर्ड थोड़ी था, 18 का मुझे इनपुट थोड़ी मिलता था। अब मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब वो माल मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है अनसोल्ड, अब उस माल को मैं बेचूंगा तो अब मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब मैं रजिस्टर्ड हूँ तो अब मैं उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करूंगा। पहले तो कलेक्ट ही नहीं करता था, तो जयराम जी की हो जाता था, अब तो मैं कलेक्ट करूंगा, अब मैं टैक्स कलेक्ट करके सरकार आपको पे कर रहा हूँ ना, तो जो भी चीजें मैं रजिस्टर्ड होने के बाद सेल करूंगा उस पर मुझे इनपुट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। इट मींस जो भी चीजें मेरे गोडाउन में पड़ी हुई है रजिस्ट्रेशन वाले दिन उन सब का मुझे इनपुट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। केस समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? आ गया। मैं तो बीसीसी के लिए ही कहूँ, अभी बीसीसी का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी साल में बच्चे ज्यादा हो गए, मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, तो मैं क्या कहूंगा, ओए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे मान लो आज मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो गया, अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अब रजिस्ट्रेशन लूंगा तो अब जो भी तुम फीस जमा कराओगे उस पर 18% क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो सर मैं इनसे जीएसटी ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं इतनी सारी चीजें यूज में ले रहा हूँ, ये सब मैं इससे पहले खरीद के लाया था, मैंने इनपुट तो क्लेम ही नहीं किया। लाओ दो ना सर, अब तो इसका इनपुट दोगे कि नहीं दोगे? वो कह रहे हकदार तो है, देंगे। तो क्या बोला, जिस दिन तू रजिस्टर्ड हो रहा है उसके एक दिन पहले, जैसे आज तो तू रजिस्टर्ड हो ही गया ना, तो आज तो तू जो भी चीजें खरीदेगा उस पर तो इनपुट क्लेम कर ही लेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन तू रजिस्टर्ड हुआ उसके एक दिन पहले इमीडिएट प्रीसीडिंग डे में तेरे पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उस पूरे क्लोजिंग स्टॉक का तुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। कैसे? कि तू मुझे डिटेल सबमिट कर, आईटीसी 01 करके एक फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भर, उस फॉर्म में मुझे बता कि तेरे पास इससे एक दिन पहले कितनी चीजें थी, कितनी क्वांटिटी में थी, और वो चीजें तू कौन कौन सी इनवॉइसेस से खरीद के लाया, उसके इनवॉइसेस की डिटेल्स मेरे को दे दे, उसमें कितना कितना जीएसटी लगा हुआ है वो डिटेल्स तो मुझे दे दे, मैं तुझे उसका इनपुट तेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन रोज रोज आती है क्या? जिंदगी में एक बार ही तो आती है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। समझ में आया कि नहीं? रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई लेगा तो उसको भी मिल जाएगा। जिसका टैक्स ही तूने जमा नहीं करा उसका काय को इनपुट मिलेगा? आपने बोला जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा, जितना गोडाउन में स्टॉक पड़ा उसके ऊपर टैक्स पे किया होगा तो इनपुट मिलेगा ना। इनपुट टैक्स ही नहीं दिया तो इनपुट क्यों अवेल करेगा तू? 30 दिन में मिलेगा नहीं, सरकार ने विंडो दी 30 दिन की कि 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना है ना, नहीं अप्लाई करेगा तो फिर पेनल्टी वगैरह लगेगी। नहीं, 30 दिन। अब ये रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर की क्वेरी है आपकी कि मैं आज लायबल हुआ, तो ऐसा थोड़ी कि मैं लायबल हो गया तो काम धंधा छोड़ के रजिस्ट्रेशन लेने चल जाऊं, पहले टाइम तो दो। तो जिस दिन तुम लायबल हुए उसके 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दो। 30 दिन के अंदर तूने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई कर दिया तो जिस दिन अप्लाई किया उस दिन से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो अप्लाई करेगी कि सर मैं 22 तारीख, आज 22 से 23 है, मैं 22 तारीख को लायबल हो गई थी, 22 तारीख से मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। आज भले 28 तारीख हो, 22 तारीख से मुझे, तो 22 तारीख से आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है। जैसे ओवरऑल स्टॉक में मिल जाएगा।
सर अगर 22 तारीख से लाइव है, 22 तारीख से उधर तो सेम थी, उसको तो आउटपुट करेक्ट ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? करना है तुम्हें, लायबल तो हो गए ना। आउटपुट की कह रही है कि इनपुट की कह रही है? आउटपुट की कह रही है ना, तो आप लायबल हो, आउटपुट आपको कलेक्ट करना चाहिए, नहीं कर रहे तो आप डिफॉल्ट में हो, सरकार तो टैक्स लेगी आपसे। क्यों नहीं लोगे? लोगे ना, समझो। अब ये सारे सवाल है ना अपन रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। मैंने कहा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जवाब तो दूंगा। भैया सवाल सुनो इसका, वापस बोलो भाई, सवाल वापस पूछो। बोलती जा बेटा, मैं समझ गया, तू बोल, ये लोग सुनेंगे। बोल, सुन लो बेटा प्लीज, मैं वापस क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। 22 तारीख से मैं लायबल हो गया। क्या फोटो नहीं लिया? वीडियो में से ले लो, उसमें स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। इसी में अभी आप वीडियो चला के यूट्यूब क्लिक करके स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? मैं तेरा केस सुनाता हूँ। मैं पहले क्या था, अनरजिस्टर्ड, तो मैं जितनी भी चीजें परचेज कर रहा था 1 लाख की मान लो, उसके ऊपर जीएसटी 18,000 रुपए मैं पे तो कर रहा था, पर मुझे इसका इनपुट नहीं मिल रहा था, तो मैं तो पूरे 1,18,000 को कॉस्ट मान ले रहा था। और फिर मैं इसको सेल भी कर रहा था तो आउटपुट कलेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो मेरे 50,000 का प्रॉफिट चाहिए था, तो 1,18 में 50,000 रुपए जोड़ के 1,68 में बेच रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यार ये आ गई 22 तारीख, 22 अगस्त। कल क्या है पता है ना तुम लोगों को? अजय सर की गर्लफ्रेंड का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोल दे रहा हूँ। 2026 22 तारीख आ गई, तो इस दिन आप क्या हो गए, लायबल। आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख, जो भी तुम्हारी लिमिट होगी उसको क्रॉस कर गया, तो लायबल हो गए। तो ऐसा तो है नहीं दुकान बंद करके रजिस्ट्रेशन लेने चल जाओ कंसल्टेंट के पास। तो सरकार ने दिए आपको 30 डेज, विद इन 30 डेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। तो मैं तो ज्यादा डिले नहीं किया, मैंने 28 तारीख को 28 अगस्त, क्या है 28 अगस्त को याद है तुम लोग? राखी है ना, राखी 28 को ही है ना कि 29 को? 28। तो राखी की छुट्टी थी, तो मैं तो चला गया रजिस्ट्रेशन लेने। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया। अब पूरा सुन लो प्लीज, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करता हूँ ना, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई क्वेरी होती है, तो मुझे मेल करते हैं, उस क्वेरी का मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर जाके वो मुझे क्या देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो मान लो इसमें 10-12 दिन उन्होंने और खींच लिए, तो 10 सितंबर को उन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया। मेरे पास क्या आ गया भैया, सर्टिफिकेट आ गया। मैं लायबल यहाँ हुआ, पर रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिला मुझे, 10 सितंबर को। भले ही तब मिला, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? इफेक्टिव डेट क्या मानी जाएगी? 22 तारीख। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये इफेक्टिव डेट तो ये है, यहां से मैं रजिस्टर्ड हूं, तो यहाँ के बाद जो भी मैंने परचेज किया होगा सबका इनपुट में क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे मेरे व्यापारियों को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी तो आप मुझे ये 1,18,000 का इनवॉइस दे रहे हो, मैं जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ना तो मैं वापस आऊंगा और आपके इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना मेरा। फिर जब आप रिटर्न फाइल करो ना, आप अगस्त का रिटर्न कब फाइल करोगे, 11-12 को करोगे ना सितंबर में, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ाना, ताकि मुझे क्या मिल जाए, इनपुट मिल जाए। तो मिल जाएगा इनपुट, ठीक है। जब मैं सेल भी करूंगा, तो इस दौरान जब मैं सेल कर रहा हूं, अब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, और मैं सेल कर रहा हूं, तो मैं इसमें बनाता हूं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या बनाता हूं? परफॉर्मा इनवॉइस, कि देख सानिध्य, अब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूं, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया हूं। तो पहले तो मैं 1.5 लाख का माल 1.5 लाख रुपए में बेच देता था, अब मैं उसके ऊपर क्या लूंगा, 27,000 रुपए का टैक्स भी लूंगा। सानिध्य कह रहा है मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं सर,
आप मुझसे 27,000 रुपये लोगे तो लाओ इनवॉइस बताओ, आपका जीएसटी नंबर वाला इनवॉइस दो मेरे को। मैंने कहा यार अभी मैं लायबल हुआ हूँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो अभी मैं जो तुझे कागज दे रहा हूँ ना प्रोविजनल है, ठीक है, मेरा नंबर जैसे ही आ जाएगा ना तो इसके बदले में फिर मैं एक नया कागज दूंगा जिसको मैं कहूंगा टैक्स इनवॉइस, उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ होगा, तेरा नंबर भी लिख के दूंगा उस, और वो मैं रिटर्न में भी चढ़ाऊंगा, तो तेरे को फिर आईटीसी मिल जाएगा। समझ में आया? मतलब जिस दिन आप लायबल हुए और जिस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट आता है, इन ड्यूरेशन में जो काम होता है ना वो थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ दिया जाता है। सप्लायर जिससे खरीदा है उसको भी बोल दिया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा, आप अपने रिटर्न में दिखाना ताकि मुझे इनपुट मिल जाए, सर मैं जिन जिन को बेच रहा हूँ कि ये प्रोविजनल इनवॉइस है, जैसे ही नंबर आता है इसके बदले में एक नया इनवॉइस आपको मैं दे दूंगा, तो आपको भी इनपुट मिल जाएगा। क्लियर? तो जिस दिन लायबल हुआ उसके बाद की तो कहानी क्लियर हो गई ना। उसके बाद तो जो भी परचेज कर रहा हूँ इनपुट भी है, जो भी सेल कर रहा हूँ आउटपुट भी है, बाद वाली कहानी का डाउट नहीं है। सेक्शन 18 उसके पहले वाली कहानी का है कि इस दौरान 22 अगस्त को तो मैं लायबल हूं, 22 अगस्त को जो भी खरीदूंगा बेचूंगा इनपुट आउटपुट करूंगा। मेरे बात है कि 22 अगस्त से जस्ट एक दिन पहले 21 अगस्त को मेरे गोडाउन में 10 लाख का माल पड़ा हुआ था जो मैं प्रीवियस डेट से खरीद के लाया था, और उस पे तो मुझे इनपुट मिला ही नहीं। तो मैं सरकार को अब ITC 01 एक फॉर्म है, ITC 01 ये फॉर्म फिल करूंगा, इसमें मैं 10 लाख रुपए की पूरी डिटेल दूंगा। सर इस 10 लाख रुपए में से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 व्यापारियों से इतना 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 माल खरीद के लाया था, तो ये जाके टोटल कितना हो गया मेरा 10 लाख रुपए हो गया, और 10 लाख पे 1.8 लाख का मेरा ITC हो गया, लाओ सर टैक्स इनपुट दे दो। तो ये जैसे ही ये फॉर्म भरूंगा ये 1,80,000 का ITC मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा हो जाएगा। इसके बाद जो परचेज कर रहा हूँ उसका भी जमा होता रहेगा, जो सेल कर रहा हूँ वो आउटपुट ITC में से क्या होता रहेगा, एडजस्ट होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सबको समझ में आया? अब प्रैक्टिकली समझो, जब इतना डीपली अपन पढ़ ही रहे हैं तो प्रैक्टिकली समझो। हाँ वो कैसे दिखाएगा? कौन? जब हम परचेज करके आए जब मेरा जीएसटी नंबर आएगा तभी तो वो दिखाएगा। बात की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं? पहले वाला तो अब सप्लायर थोड़ी दिखाएगा, वो थोड़ी मगजमारी लेगा तुम रजिस्टर्ड हो गए तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी मेरे रिटर्न रिवाइज करता फिरूंगा। ये मैं भर तो रहा हूँ ITC 01, जिससे खरीद के लाया हूँ उसका GST नंबर डाल रहा हूँ, उसका इनवॉइस नंबर भी डाल रहा हूँ, इनवॉइस वाइज डिटेल डाल तो रहा हूँ, तुम वेरीफाई करते रहना। हाँ इसका इनपुट सर GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना, इसका GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट थोड़ी होके आ रहा है, उन्होंने तो GSTR 1 कब के फाइल कर दिए होंगे। इसमें कोई गुड्स 1 महीने पुराना होगा, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने पुराना भी गुड्स होगा। तो 6 महीने पहले वाला जो उसने GSTR 1 फाइल किया उसमें मेरा नंबर था ही नहीं, उन्हें डाला भी नहीं होगा, उसने तो B2C में दिखा दिया होगा कि अनरजिस्टर्ड डीलर्स को मैंने बेचा है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि सर उसने वो जो B2C में दिखाया है वो मैं अब क्लेम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो वो सरकार जाने, उनका काम जाने, जैसे भी वेरीफाई करेगी, मुझे तो इनपुट पूरा दे देंगे। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है तब तक के लिए बाय टर्स।